पाकिस्तान के द्वारा जो आपने देखा कि पुनः फिर एक तुच्छ जो है भारत में आतंकवादी गतिविधि को जो उन्होंने अंजाम दिया और इस गतिविधि को अंजाम देने के बाद आज देख सकते हैं पूरे भारत के जो लोग हैं, भारत के लोगों में एकता और भारत के लोगों में जो एक पाकिस्तान के विरुद्ध कह सकते हैं कि जो गुस्सा निकल के आ रही है, वह गुस्सा एक देखने लायक है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आज भारतीयों में गुस्सा है, हमेशा इस तरह से गुस्सा रहे। और ख़ास तौर पे भारत के जितने भी दुश्मन राष्ट्र हैं, भारत के जो दुश्मन हैं, वे दुश्मन के अगेंस्ट हर भारतीयों की इस तरह से हमेशा यदि गुस्सा रहे तो मुझे लगता है कि भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेगा। और यह गुस्सा खास तौर पर उन क्षेत्रों तक भी होना चाहिए जब देश की सरकार अपने दुश्मनों के अगेंस्ट विरुद्ध किसी प्रकार के कदम उठाता है, कार्रवाई करता है और देश के हर नागरिक यदि उसे सपोर्ट करे तो मुझे लगता है कि हम अपने लक्ष्य से ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। आज मानते हैं कि भारत सरकार एक्टिव आ चुकी। देखेंगे भारतीय प्रधानमंत्री बिहार के मधुबनी में भी आए थे और उनकी हर भाषण में उनकी जो स्टार्ट भी हुआ था तो वह घटना पहलगाम जो आतंकी घटना घटी थी, ये पहलगाम आतंकी घटना को देखते हुए उन्होंने और इस पहलगाम आतंकी घटना को उन्होंने बार बार जिक्र किया है कि बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी इसके दरिंदे हैं, जो भी इस घटना को अंजाम दिए हैं, जो भी हमारे देश के इनोसेंट 28 लोगों को कत्ल किए हैं, उन्हें भारत छोड़ेगी नहीं, चून चून करके मारेगी। यह इसी तरह खून खौलते रहना चाहिए तब तक जब तक कि वे सभी दरिंदों को वो दरिंदगी की तरह उन्हें दर्द न दे दिया जाए। तो आज इसमें हम बात करेंगे कि जो पिछले दिन आपने देखा भारत सरकार ने जो कदम उठाई और उस कदम में आपने देखा कि सिंधु नदी का जो जल बंटवारा लेकर के 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, यह सिंधु जल संधि भारत जो है खत्म कर दिया है। यहाँ तक कि पाकिस्तानियों को भारत ने कहा है कि 3 दिन के अंदर भारत को खाली करो। पाकिस्तान के जो भी भारत में नागरिक रह रहे हैं उनकी वीज़ा जो है सरकार निरस्त कर रही है। आज पाकिस्तान ने भी कदम लिया क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि यदि सिंधु जल बंटवारा को भारत निरस्त कर सकता है तो यह एक घटना या एक आक्रमण से कम नहीं है। यानी अब हमें देखना होगा कि भारत के द्वारा जो उठाई गई जो कल कदम है, क्या इस कदम से पाकिस्तान क्या मोहताज होगा, क्या एक एक बूंद के लिए मरेगा। अब ऐसी परिस्थिति में आज हमें जानने की बहुत ज़रूरी होगी क्या कि सिंधु जल संधि था क्या और सिंधु जल संधि के माध्यम से कितने नदियों का पानी, कितना प्रतिशत पानी जो थी ये दोनों के बीच में बंटवारा हुई। और आज यदि भारत बंद कर दिया है तो उसके एग्रीकल्चर पर, उसकी अर्थव्यवस्था पर तथा वहाँ के आम नागरिकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारे चीज़ों को हमें अच्छे से समझना होगा। क्योंकि आने वाले जो भी परीक्षा होंगे उस परीक्षा में ऐसे हमारा सिंधु जल संधि से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, खासतौर पर मध्यस्थता से रिलेटेड पूछे गए हैं। लेकिन जब पुलवामा की घटना घटी तो पुलवामा की घटना घटने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट था कि जल और खून एक साथ नहीं बह सकते। यानी एक तरफ पानी और एक तरफ जो खून होगा, दोनों एक साथ नहीं। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि भारत जो है उसी समय सिंधु जल जो होगी उसको भारत रोकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कल जब आपने देखा कि पहलगाम आतंकी घटना घटी तो इसके बाद भारत सरकार ने इस पर एक्शन लिया है और सिंधु जल संधि को भारत ने ख़त्म कर दिया है। तो आज एक एक चीज़ों को हम जानेंगे, अर्थात आज हम देखेंगे कि भारत झुकने वाला नहीं है, छोड़ने वाला भी नहीं है। और पहलगाम आतंकी जो घटना घटी है इसका भारत एक एक चुन चुन करके जवाब लेगा। उसका जो कहा जाता है ना कि हम बदला लेंगे, तो ये बदले की जो भावना है भारत के अंदर और भारत के हर लोगों के दिलों में चिंगारी की तरह कहीं ना कहीं धधक रही है। तो ऐसी तरह धधकते हुए हम लेंगे। तो आज हम बात करेंगे पूरे एपिसोड में कि क्या पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद के लिए तरसेगा। सिंधु जल समझौते पर मोदी का जो फैसला हुआ, भारत पाकिस्तान में जो तकरार बढ़ी है, अब इस तकरार से आखिर पाकिस्तान को हम कितना प्रभावित करेंगे और वह चीन के प्रति यदि आकर्षित होता है तो वह चीन कब तक और कितना देर तक उसे बचा सकता है, ये सारी चीज़ों को आज देखेंगे। यानी आज आप अंतिम तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर एक घटना थी क्या, ये सिंधु जल बंटवारा थी क्या। दोस्तों एक्चुअली मैं बता दूं कि सिंधु जल संधि जो थी 1960 में हुआ था। 19 सितंबर याद रखिएगा, 19 सितंबर 1960 को हुई थी। और यह अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी IBRD जिसको आप जानते हैं, यानी विश्व बैंक के अंतर्गत आती है। तो विश्व बैंक ग्रुप के अंतर्गत हमारा IBRD आता है, जिसको हम लोग इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहते हैं। इसके तत्वाधान में एक्चुअली इसको हस्ताक्षर किया गया था। यह 19 सितंबर 1960 को कराची में पाकिस्तान के उस समय तत्कालीन जो फील्ड मार्शल जो था उसका नाम था मोहम्मद अयूब खान और भारत के तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों के बीच में विश्व बैंक जो था
और विश्व बैंक के श्री WB एलिफ जो थे, ये तीनों मिल करके यानी इसकी कह सकते हैं हस्तक्षेप किया गया था। मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई थी और 19 सितंबर 1960 को कराची में इस समझौता पर संधि पर हस्ताक्षर दोनों राष्ट्रों ने किया था और यह संधि 1 अप्रैल 1960 से एक्चुअली लागू हो जाती है। आखिर हमें जानना होगा कि आखिर ये जो हमारा जो सिंधु जल समझौता है क्या। देखिए 19 सितंबर 1960 को ये समझौता हुआ, इस पर हस्ताक्षर हुए और इसमें कहा गया कि 6 नदी जो थी वे 6 नदियों पर जो था जल बंटवारा को लेकर के सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें 80% जो जल था भारत ने आखिर तौर पर देखिएगा तो भारत ने सहमत हो गई और 80% जो जल थी वो पाकिस्तान को दे दिया जाता है और मात्र भारत के हिस्से में जो होता है 20% ही जल आती है। तो 3 उसमें पूर्वी जो नदी थे जिसमें ब्यास, रवि और सतलज जो नदी थी ये भारत को यूज़ करने के लिए मिला। वहीं 3 जो पश्चिमी नदी था जिसका नाम था सिंधु, चिनाब और झेलम, इसका पानी पाकिस्तान को यूज़ करने के लिए दे दी गई और 36 लाख जो एकड़ फिर पानी पश्चिमी नदियों से ले सकता है भारत आज भी, क्योंकि इस समझौता के माध्यम से भारत को ऐसा अधिकार मिली थी। तो अब होता है सिंधु जल समझौता जो हुई थी 19 सितंबर 1960 को नेहरू और अयूब खान के बीच में जो हुआ, तो इसके तहत बस जो हमारा खास तौर पे भारत पाकिस्तान के बीच जो 6 जो नदियाँ थी इसके जल को बंटवारा की गई थी और पूर्वी नदियों के पानी भारत को दी गई, वहीं पश्चिमी नदियों के पानी इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को दे दी गई। अब दक्षिण पश्चिम तिब्बत से इसका देखिएगा तो जब हम सिंधु नदी की बात करेंगे तो ये दक्षिण पश्चिम जो हमारा तिब्बत है यहाँ से इसकी उद्गम देखा जाता है। लगभग 16,000 फुट की ऊंचाई पर यह स्थित है और यह लद्दाख में से लेकर यदि देखें लद्दाख में जो लेह है, आपको लेह के पास ये भारत में एक्चुअली प्रवेश करता है और टोटल देखेंगे तो 2900 किलोमीटर लंबी अपनी यात्रा के दौरान यह कुल 4.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को घेरता है। तो सिंधु नदी की यदि हम कहानी बात करें, सिंधु नदी की दरिया की बात करें, तो सिंधु का अर्थ जो होता है सिंधु दरिया, और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वेदों में भी इसके पवित्र जो गंगा होते हैं, तो जहाँ गंगा के मात्र 2 बार इसकी चर्चा की गई है, वहीं सिंधु दरिया जो है इसका उल्लेख 30 बार किया गया है और रामायण में इसे आप महानदी के रूप में चित्रित भी किया गया है। ऋग्वेद में इसका भी उल्लेख मिलता है, जबकि महाभारत में भी गंगा और सरस्वती नदियों के साथ साथ सिंधु जो दरिया है उसका उल्लेख कई बार देखने को मिलता है। तो इतना ही नदी नहीं आप कह सकते हैं, सिंधु जो दरिया है 5,000 साल पुरानी एक सभ्यता से भी ये परिचय कहीं ना कहीं हमें करवाती है। इतिहास में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की जब सभ्यता की बात करते हैं तो इसके साथ साथ आपको सिंधु सभ्यता का भी नाम कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो सिंधु दरिया जो है विश्व के सबसे लंबे दरियाओं में से एक माना जाता है, जिसकी लंबाई यदि देखेंगे तो लगभग 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लगभग 1.75 लाख वर्ग मीटर मील जो है हिमालय के पहाड़ों में ही ये समा जाता है और 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह पहला मिलन इसको जंस्कार जो होता है जंस्कार का होता है और यह दरिया जंस्कार घाटी को पार करने के बाद बटाली के रास्ते से होते हुए ये पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो एक तरह से कह सकते हैं पाकिस्तान के जीवन रेखा के रूप में ये जो सिंधु नदी होती है, सिंधु नदी उसका कार्य करता है और आज भारत इसकी पानी को रोक दिया है। ठीक है, अब इस आधार पर देखा जाए तो सिंधु जल नदी जैसा कि बताया तो पश्चिमी नदियां में आपको आती है सिंधु, चेनाब और झेलम। तो ये भारत के अधिकार, इस पर जो है अधिकार एकदम सीमित मात्रा में दी गई है और स्थिति के हिसाब से यदि देखिएगा तो इसमें सिंचाई पावर प्लांट्स लगाने की अनुमति दी गई है। वहीं पूर्वी नदी की बात किया जाए जो सतलज, ब्यास और रावी है, पूरा के पूरा भारत को इस्तेमाल करने के लिए दी गई है। वहीं सिंधु, चेनाब और झेलम जो है पूर्ण रूप से पाकिस्तान को दी गई, इसमें कुछ सीमितता दी गई है। तो इस तरह से आप भारत का मानचित्र देख सकते हैं। ये जो है आपका ये पश्चिमी है, ये पूरा इधर तो आपको पता ही है हमारा पाकिस्तान है, नहीं कहा कि इसको नापाक कहिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो सिंधु, चेनाब और आपका जो झेलम है तो ये इधर है। उसके बाद यदि पूर्व के क्षेत्र की बात करेंगे, नीचे वाले क्षेत्रों की बात, ये भारत के पास मिल जाती है और ये जो है ओवरऑल यदि देखेंगे तो इससे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था और एग्रीकल्चर में इसका एक बहुत बड़ी योगदान देखने को मिलता है। लेकिन अब भारतीय प्रधानमंत्री और ये है पाकिस्तान के नापाक प्रधानमंत्री, और अभी दोनों के बीच में जिस तरह से तकरार बढ़ा है, तो आज हमें जानना होगा कि संधि के तहत विवाद समाधान की भी प्रक्रिया की चर्चा की गई है क्या। तो मैं आपको बता दूं एक्चुअली जब आप देखेंगे सिंधु जल बंटवारा के जब संविधान पढ़ेंगे, उसकी संधि पढ़ेंगे, तो संधि के अनुच्छेद यदि आप 9 पढ़िएगा तो वहाँ पर बताया गया है कि मतभेद और विवादों को निपटान कैसे किया जाए, यानी विवादों को निपटान करने से संबंधित वहाँ पर सारे प्रकरण जो है सारे प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 9 के अनुसार ये कहा गया है कि किसी भी पक्ष के द्वारा
उठाई गई आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए 3 संभावनाएं उपाय वहाँ पर किए जा सकते हैं। पहला ये होगा कि अस्थायी सिंधु आयोग के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाएगा। विश्व बैंक यहाँ पर ऑलरेडी मध्यस्थता कर चुका है, इसलिए विश्व बैंक के द्वारा नियुक्त एक तटस्थ विशेषज्ञ समिति बनेगी, उसके परामर्श के आधार पर काम करेंगे। और तीसरा होगा कि विश्व बैंक और अस्थायी जो मध्यस्थता होती है, न्यायालय के साथ न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ विवादों का समाधान करना होता है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो ये संधि के तहत भी कुछ चीज़ों को दर्शाई गई है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो ये था आपका सिंधु नदी जल बंटवारा, और यह जो है इस पर भी भारत जो है, भारतीय प्रधानमंत्री जो है, इन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी है। तो अब मायने सी बात है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। पीने के लिए पानी नहीं मिलेंगे, सिंचाई के भी क्षेत्रों, लेकिन ज़रूरत इतना से नहीं है। खाली इसको इकोनॉमिक रूप से हम कमर तोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि बार बार इसको बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो उसको आप कह सकते हैं हाइब्रिड कंट्री हैं, जो आतंकवाद को पनाह देते हैं। तो ऐसा नहीं खाली कि पाकिस्तान है, मायने इस बात पाकिस्तान को पनाह देने वाले चाइना भी तो है साहब, तुर्की भी तो है, बहुत सारे इस्लामिक कंट्री हैं जो पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन ISI जैसे संगठन को आगे बढ़ाते हैं। अब देख सकते हैं बांग्लादेश हो गई। तो ऐसे जो देश हैं ये सारे आतंकवादों को कहीं ना कहीं जगह दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तो मायने सी बात ऐसे राष्ट्रों के साथ केवल आर्थिक रूप से नहीं, हमें सैन्यीकरण जो होता है प्रशासनिक दृष्टि से भी ऐसे देशों को कमर तोड़नी होगी, जो कि आने वाले भविष्य में एक आध हजार बार कम से कम भारत जैसे देशों पर आक्रमण करने पर, आतंकवादी घटनाओं को छिटपुट गतिविधियों को देने से पहले कम से कम एक आध हजार सोचे। तो ये ज़रूरत है सरकार इस पर कदम उठाए। देश की जनता जिस तरह से मदद कर रही है इस तरह से सपोर्ट करते रहे। आने वाले समय में भारत जरूर से सबक सिखाएगी, क्योंकि भारत ने कहा है हम भूलेंगे नहीं, बदला लेंगे।